बहुत स्वागत है। और आपकी जो है पिछली फिल्म मीट मिस्टर चाइंग बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, और अब जो है शादीबाज आप लेकर आ रही है। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि शादीबाज की एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है फिल्म की कहानी को लेकर। स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया। मैं ये बोलूँगी थैंक्स बॉलीवुड फ्लैश पहले, क्योंकि बॉलीवुड फ्लैश की मैं हमेशा से साथ में रहा है मेरे, और सारी मेरी जर्नी देखी है बॉलीवुड फ्लैश ने, शेयर भी की है, आप तक पहुँचाई है। थैंक यू फॉर दैट। और मैं ये बताऊँगी आपको कि मीट मिस्टर चाइंग फिल्म ने 21 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने आप को साबित किया है। हम जीत के आए, कहीं सिलेक्ट होके आए, और जल्द ही आप OTT पे देखेंगे। बहुत लोगों ने पूछा कहाँ कब आ रही फिल्म। तो फिल्में 10-10 साल में बनती, 4-4 साल में बनती, इसको तो 1-1.5 साल ही हुआ है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, फिल्म ज़रूर आएगी। उसके बाद मैं बता देती हूँ, फेडोरा रिंकल जो है हमारी, वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे डबिंग हो गई है, सब कुछ रेडी है। तो इसी साल आपको दोनों फिल्में मिलेंगी। और हमारी जो शादीबाज है, जो बड़ी फिल्म है, अब शूट होने जा रही है जल्दी। अब इसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे फैमिली फ्रेंड मिस्टर फैज़ अली बागले, जो कि डायरेक्ट डेब्यू कर रहे हैं। एज जैसे अश्विन कौशल जी ने किया था, वैसे ही फैज़ जी कर रहे हैं। तो शादीबाज फिल्म मेरी बहुत दिल के करीब है, और मैंने कहा ना, इस फिल्म को मैं शिद्दत से बना रही हूँ। राइट। और स्टारकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्टारकास्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कौन, क्योंकि हमने निकिता दत्ता जी का भी नाम सुना है और बहुत सारी एक्ट्रेस का नाम सुना है हमने। तो आप ही अगर इस बारे में बताएं कि कौन सी एक्ट्रेस फाइनलाइज हुई है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन चल रहा है। जी जी। फिल्म में तो मैंने बताया कि हमारे जो मेन लीड हैं मिस्टर अभिलाष चौधरी, जो दहानम फिल्म कर चुके हैं, तेलुगु की कोंडा फिल्म कर चुके हैं, और अभी एक टीवी सीरियल में बहुत अच्छा रोल कर रहे थे, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, तो इसलिए वो मेन लीड में है। एंड रीज़न भी ये है कि वो जो कैरेक्टर है ना, उनसे बेस्ट कोई नहीं निभा सकता, तो इसलिए हमने उनको लिया है। और अभी फीमेल लीड की हम खोज कर रहे हैं। इसमें हमने 4 नाम सजेस्ट किए थे। फर्स्ट अविका गौर, जिनसे बात चल रही है। निकिता दत्ता से भी बात चल रही है, वन ऑफ द वेरी गुड एक्ट्रेस शी इज़। एंड राधिका मदन के लिए भी हमारे पास आया था, वेरी नाइस एक्ट्रेस शी इज़। एंड अभी हमारी जो अदा शर्मा, जो केरला स्टोरी करके गई हैं। तो ये 4 हमारे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और देखिए, जैसे फिडोरा का रोल किसकी झोली में गिरा था, सुष्मिता मुखर्जी ने कितना ढूंढा, और हमें इतनी अच्छी एक्ट्रेस मिली। तो मुझे पूरा यकीन है कि मरियम के रोल को करने के लिए 100% हमें एक अच्छी फीमेल लीड मिलने वाली है। और फिलहाल हमारे साथ है हमारी ममता सक्सेना जी। ममता सक्सेना कानपुर से हैं, और अभी मुंबई आके शिफ्ट हो चुकी हैं, और इन्होंने बुलेट राजा और बहुत फिल्में की हैं। तो हमारी फिल्म में भी एक अच्छे सा रोल निभा रही हैं। ममता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इरम जी के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा अगर आपके किरदार के बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले सभी को नमस्ते। और इरम जी के साथ जुड़ के मुझे कैसा लग रहा है, इसके लिए शब्द नहीं है। वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैं अगर कानपुर से आज मुंबई शिफ्ट हो पाई हूँ, मतलब एक होता ना मन की मजबूती, संशय नहीं है कोई भी। तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो पाई हूँ तो वो परमात्मा, प्रभु और इरम फरीदी जी की वजह से। नहीं मम्मी, आप बहुत स्किलफुल हो, आपकी एक्टिंग रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, मेरी शादी से भी पहले की बात है। बहुत सारी फिल्में भी बीच में की हैं। एट प्रेजेंट मैं जुड़ी हूँ शादीबाज से। एक ऐसी लेडी का कैरेक्टर है जो कि लीड कैरेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और सारी चीज़ों को लास्ट में ऐसा ओपन करती हैं बाद में। और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इसके बारे में, वो तो इरम जी खुद ही बताएंगी। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और इरम जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, जस्ट लाइक मेरी बेटी है वो भाभी ज़रूर मुझे कहती हैं, लेकिन वो मेरी बेटी हैं। और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बहुत सारा मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और आसमान की ऊंचाइयों को छूती रहें। मीरम जी, जैसे हमने देखा था कि जो मीट मिस्टर चैंग है वो एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुई, फिर 21 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट किया गया। तो अब जो फिल्में आ रही है उसको लेके एज ए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक फिल्म को ऑलरेडी लोग पसंद कर चुके हैं, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है आपको लेकर। अगर उस बारे में कुछ बताया। बिल्कुल, सब कुछ नया नया हो रहा है। नया ये हो रहा है कि जैसे आपने बताया मीट मिस्टर चाइंग, सच में मैंने अपनी छोटी फिल्म को बहुत बड़ा बना दिया।
और इतना कुछ मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना मैं कर पाऊँगी। फेडोरा रिंकल्स भी इससे ही बहुत बड़ी फिल्म बन गई मेरे लिए और बहुत अच्छे से शूट हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। आईफा में मैं अभी होकर आई हूँ, रेड कारपेट में थी। तो ऊपर वाला कुछ तो देख रहा है और मेरे सपने साकार कर रहा है, तो मैं ही चाहती कि मेरा शादीबाज बनने का सपना भी साकार हो जाए। तो शादीबाज फिल्म बहुत दिल के करीब है और एक रियल स्टोरी पे ही बेस्ड है। और मैं सच बोला आपने कि प्रोड्यूसर होने के साथ साथ ये चीज़ें मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं इतनी बारीकी से फिल्म की हर चीज़ को देख रही हूँ, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डायरेक्शन हो, एंड चाहे मेरा पीआर हो लाइक यू। आप मीडिया भी तो हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने सिर्फ स्टोरी पे ही नहीं देखा, मैंने कास्टिंग भी कैसी होनी चाहिए, मतलब आई हैव अ स्लीपलेस नाइट्स नाउ। और जब तक मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी मैं चैन की सांस नहीं लूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का। राइट। और शादीबाज के पहले फेडोरा रिंकल जो आपकी रिलीज होने वाली है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, किस तरह की फिल्म है और कब रिलीज करने का प्लान है? मीट मिस्टर चैंग इज़ अबाउट टू रिलीज एंड फेडोरा रिंकल्स भी आपको इसी साल देखने को मिलेगी। एवरीथिंग इज़ डन नाउ और बस हम अभी पोस्ट पीआर जो होता है उसमें भी जाने वाले हैं। और फिल्म बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, और ये दैट्स अ डार्क फिल्म। फेडोरा रिंकल्स इज़ अ डार्क फिल्म एंड जिसको अच्छे से डायरेक्ट किया है हमारे अश्विन कौशल जी ने, जिन्होंने मीट मिस्टर चैंग को भी डायरेक्ट किया था। तो टाइम लिया हमने, बहुत ही बारीकी से इस फिल्म को भी देखा। ऐसा नहीं था कि मैं आराम से आ रही हूँ, लोग कहते हैं ना प्रोड्यूसर्स को तो आराम से सेट पे आना चाहिए, नहीं, मेरा फंडा है नहीं। माई फोर्टे एंड माई यूएसपी इज़ जस्ट डिफरेंट। मेरे लिए स्पॉट बॉयज़ जो फिल्म सेट पे रहता है वही इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हीरोइन से लेके सब कोई। तो उन सबको प्रेफरेंस देने के साथ साथ मैंने अपनी फिल्म में इतनी बारीकी से काम किया और वही चीज़ मैं शादीबाज में दोहराने वाली हूँ। और आप देखिए, हम मुंबई से लेकर और भी जगह पे इसको शूट करेंगे फिल्म को। राइट। लास्टली जो है आपने जो आईफा के रेड कारपेट पे वॉक किया उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताया, कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहिए। It was like a different world for me, और that was the biggest concert of my life. आईफा अवार्ड्स में रेड कारपेट पे आने के बाद जो मैंने चकाचौंध देखी मीडिया की, लोगों की, एंड आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट। इट वॉज माई फर्स्ट थिंग, बट आई डोंट नो कहाँ से आया कॉन्फिडेंस। मैं भी इतना सारा काम करके आया और आई वॉज रियली अश्योर कि मैं नेक्स्ट ईयर बिल्कुल जाने वाली हूँ। राइट। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्टली ऑडियंस को? मैसेज मेरा यही है कि प्लीज़ हेल्प करिए दूसरों की, जैसे ममता सक्सेना जी यहाँ तक पहुँची हैं। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई है जिसको सच में बहुत ज़रूरत है और जो सच में काबिल है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करिए। किसी की हेल्प करने में कुछ नहीं जाता है। आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ बताएं, किस तरह की जर्नी रही है आपकी? जैसे आपने कहा कि हीरम जी ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन उसके पहले बहुत ही स्ट्रगल भरी जिंदगी रही है, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि बचपन से ही और जन्म के साथ ही एक ही सपना था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, और उस सपने के लिए मैं जो भी कर सकती थी भरसक प्रयास वो मैंने किया, स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके थिएटर, और उसके बाद शादी, और शादी के बाद जो हमारी परिस्थितियाँ जो बिल्कुल पलटवार हुई हैं, जैसे कि सुनामी, जैसे कि भूचाल, जैसे कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं कोरोना, ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ। और हमारी शादी के 7 साल हुए थे और छोटे बेटे का जन्म हुआ था और वो 1 महीने का था, और सिम्टम्स पहले से ही आने लगे थे हस्बैंड को, और पूरा उनका फेस ब्लैक हो गया था, मेमोरी लॉस हो गया था। हम लोग भटक रहे थे छोटे से बच्चे को लेकर के, कभी कानपुर, कभी पीजीआई लखनऊ, और ऐसे ही 5-6 महीने निकले। उसमें जो ट्रीटमेंट भी दिया गया वो ऐसा दिया गया कि वो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, इस तरीके से उनको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिया गया। उनकी स्थिति और भी बद से बदतर होती चली जा रही थी। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एम्स लेके जाइए, हम लोग उनको वहाँ लेके गए। 3 महीने वहाँ पड़े रहे और वहाँ पर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है इनको, क्योंकि उनकी आंखें एकदम बिल्कुल शून्य में थीं और कुछ भी चीज़ का वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। लेकिन कोई अगर डिस्कशन चलता था अगल बगल डॉक्टर्स का, तो वो आंखें मूंद करके उस चीज़ का जवाब देते थे। तो ये एक मिरेकल था अपने आप में कि ब्रेन अगर काम नहीं कर रहा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए है। लेकिन फिर वही है कि 2.5-3 महीने के बाद उनको एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया कि ये क्या चीज़ है कि वो जो चाहते हैं वो बताते हैं, जो हम पूछते हैं वो नहीं बताते हैं।
तो फिर ऐसा पता चला सर्कल में कि ब्रेन में एक वायरस है। उसके लिए 2 कारण बताए गए थे कि या तो इनको कोई संक्रामक बीमारी ऐसी हुई है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, वो वायरस ब्लड में था जो कि ब्रेन में पहुंचा, या सेकंड जो काउज उन्होंने बताया वो था इनकी बैंक की पोस्ट एज ए कैशियर। उस ज़माने में वाटर पैड यूज़ होते थे, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, और उनकी जो आदत थी वो ख़राब थी कि जीभ से ऐसे थंब किया और नोट गिनना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये 2 कारण बताए गए थे। जैसे कि कोरोना फैला वही लार से और ऐसे थूक से और ये सब चीज़ों से ही फैला है, सांस से फैला है, इस तरीके से चीज़ें थी। तो वो जब पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो उसका तो एलोपैथिक विधा में कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं। वहाँ से हम लोगों को वापस कर दिया गया कि आप इसको या तो आयुर्वेद में देखिए या फिर होम्योपैथी में देखिए। हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, फिर हम होम्योपैथ में गए और 2 साल के बाद उनकी मेमोरी वापस आई। कहा यह गया कि वायरस जो है अभी भी ब्रेन में है, जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है उसको ना तो किल कर सकते हैं ना ऑपरेट कर सकते हैं, उसको सिर्फ सुला सकते हैं। इतना स्ट्रगल इन्होंने तो किया और आज ये हमारे साथ में है, बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो डेडिकेशन है, हैट्स ऑफ टू यू सीरियसली। तो ये होम्योपैथिक दवा से ऐसा हुआ और 2 साल के बाद उन्होंने जॉब ज्वाइन की और कंटिन्यू किया चीज़ों को। और आज ये यहाँ मुंबई हमारे साथ आ चुकी हैं, सेटल हो चुकी हैं। और परिस्थितियाँ मतलब इतनी विकट हो गई थी कि इन सब चीज़ों को झेलते झेलते भी एक चीज़ की, हर चीज़ की एक लास्ट एक होती है ना कि इंसान उसके बाद एग्जॉस्ट। तो 2013 ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। हाँ, इनको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था। कि बैंक में इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि काम नहीं करते उसके हैं, बाद टाइम भी पास यहाँ है। पे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ, टाइम पास लोग है, अपने कोई काम नहीं सपने छोड़ करते हैं, देते, इनको भूल किसी तरह जाते से हैं। हटाना है बैंक से, तो उन पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया, कैश शॉर्ट का भी इल्ज़ाम लगाया गया। सैलरी नहीं मिलती थी 6-6 महीने, और किस तरीके से मैंने 2 बच्चे पाले क्योंकि मैं आर्टिस्ट, मेरे पास अर्निंग का कोई साधन नहीं था। तो 2013 मुझे याद नहीं है, और जब उस चीज़ से मैं रिकवर होकर वापस आई तो मैं कैंसर पेशेंट हो चुकी थी। उसके बाद मेरा पूरा ट्रीटमेंट चल रहा, 2 साल मैं ऑन बेड रही, 2013 डिप्रेशन का रहा, 2015 से लेकर के और 16 और 17 तक मैं ऑन बेड थी। और उसके बाद वापस से वो एक वर्ड बोलते हैं, मैंने भी नया नया सीखा है, फिनिक्स नेवर एंड्स, आई विल नेवर एंड्स आफ्टर माई डेथ ऑल्सो। तो आगे आने वाली जर्नी के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छे काम करते हुए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमात्मा का, और आप सभी लोगों का ऐसा ही अपना प्यार, आशीर्वाद और दुआएं बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। यू सो मच। थैंक यू।